अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू हैविंग अ वंडरफुल मॉर्निंग। मेरी भी सुबह आज बड़ी अच्छी हुई है क्योंकि मैंने सुबह सुबह बैठकर इस साल जितनी भी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं बेसिकली उन सब के मिल के इकट्ठे बैक टू बैक ट्रेलर देखे हैं। बहुत एक्साइटिंग मूवीज़ आ रही हैं। आई थिंक मैं आपको उन सब के ट्रेलर्स दिखाऊंगी वन ऑफ दीज डेज़। अगले हफ्ते इनफैक्ट आई प्लान अ शो वेयर आई शो यू ऑल द ट्रेलर्स ऑफ द मूवीज़। बहुत सारी एक्साइटिंग मूवीज़ आ रही हैं तो आई वाज लाइक व्हाट्स देयर टू लुक फॉरवर्ड टू एंड इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट इसके अलावा हल्की फुल्की बारिश हुई कल रात एंड गरज चमक बहुत सारी हुई कराची में, और आज सुबह लाहौर के अंदर वक्फन टाइप की बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ बारिश गरज रहे हैं वगैरह वगैरह। और सुना है कि आज जो लाहौर में बादल गरजे हैं वो इतने ज़्यादा ऊंचे बादल बहुत अरसे बाद गरजे हैं। इतनी ज़्यादा साउंड ऊंची लोगों को बहुत बाद में आई है क्योंकि जब इतना ज़ोर के बादल गरजते हैं तो आई थिंक कि इट्स अ लिटिल टेरिफाइंग। थोड़ा सा दिल आपका एकदम से होता है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि कहीं बहुत ज़ोर की तूफ़ान आने वाला है, और उसके बाद जब 4 कतले बारिश के गिरते हैं तो इट्स अ लिटिल अंडरवेलमिंग। आप कहते हैं बस यही था। तो खैर एनीवेज बट बहुत सारे जियोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं। मॉनसून्स जो हैं वो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होती, मतलब इतने जल्दी तक लास्ट नहीं करती। इनफैक्ट मॉनसून्स जो हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, बट दे आर सो फार कंटिन्यूइंग वेल इनटू सितंबर। और अभी तक इनका कुछ हमें पता नहीं है कि कब तक कंटिन्यू करेंगी, कब तक ख़त्म होंगी वगैरह वगैरह। तो देखते हैं कि कब तक बारिशों का सिलसिला जारी रहता है। मेरे पास आज बहुत सारी ख़बरें हैं। अभी मैं आपको वो भी सुनाती हूँ। हमारे पास बाय द वे एस्ट्रोलॉजर भी आएंगे जो कि किस्मत का हाल बताएंगे। हमारे पास हम वेदर के बारे में भी बात करेंगे अपने वेदर एक्सपर्ट के साथ, और मेरे पास कुछ एंटरटेनमेंट भी है आज के दिन आप लोगों के लिए। मगर फ़िलहाल मैं आपको टॉप स्टोरीज़ की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। जो पहली जो ख़बर है वो थोड़ा सा जिसके ऊपर काफ़ी सारी तनकीद हुई है, बहुत सारी रायें आ रही हैं, लोग अपना सर भी खुजा रहे हैं कि इस तरह का लेटर क्यों इशू हुआ। बेसिकली फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक लेटर जारी किया है जिसके तहत टीचिंग स्टाफ, इसके ऊपर बहुत सारी कन्फ्यूजन थी कल तक, जो कन्फ्यूजन मैं आपके लिए आज क्लियर करना चाहती हूँ। टीचिंग स्टाफ यानी कि वो लोग जो कि टीचर्स, प्रोफेसर्स वगैरह वगैरह, जो टीचिंग स्टाफ है उन लोगों को प्रोहिबिटेड है कि वो टी शर्ट, जीन्स, टाइट्स, इस तरह के कपड़े ड्यूटी आवर्स के अंदर पहने। इसका मतलब ये है कि उनको, और प्लस उनके एक बहुत लंबा हाइजीन का और ड्रेसिंग का एक पर्चा निकला है। उसमें बोला गया है कि इसमें नेल कटिंग से लेके, बालों की ट्रिमिंग से लेके, दाढ़ियों की ख़तों से लेके, मतलब हर चीज़ उसके अंदर डिटेल करी हुई है, यहाँ तक कि नेल कटिंग वगैरह। तो इसके अंदर जो टीचर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं उन्होंने अपनी एनोनिमिटी रखते हुए बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी दिया है कि हम लोग टीचर्स हैं एट द एंड ऑफ द डे। बेसिकली आई डोंट थिंक, मैंने जब इसको अगर आप इस पूरे के पूरे लेटर को गौर से पढ़ें और व्हाट्सएप वाली जो ख़बर है वो ना पढ़ें और ना मतलब कहीं सुनी बातें ना देखें तो इतनी कोई बुरी वो नहीं है। उनने बेसिकली रिक्वेस्ट ये करी है कि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के लिए रोल मॉडल्स होते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो टीचर्स हैं, चाहे वो मर्द हजरात हैं चाहे वो ख़वातीन हैं, वो बेसिकली जब अपनी जॉब पर होते हैं तो वो अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड हों। यानी कि अगर ख़वातीन हैं तो उन्होंने ट्राउज़र और पैंट पहनी हो, मर्द हजरात हैं तो उन्होंने पैंट और कमीज़ पहनी हो, शलवार कमीज़ पहने, और अगर शलवार कमीज़ पहन रहे हैं तो उसको प्रॉपरली तरीके से पहने। सैंडल्स का उन्होंने शदीद मना कर दिया है। बोला ये गया है कि क्योंकि टीचिंग एक फॉर्मल प्रोफेशन है तो सैंडल वैंडल पहन के प्लीज़ ना आएँ। अगर आपने पहनने हैं जूते तो आप क्योंकि बहुत लंबे लंबे देर तक खड़ा भी होना पड़ता है तो स्नीकर्स वगैरह अलाउड हैं, मगर आप म्यूल्स पहने, पम्प्स पहने, लोफर्स पहने, ऑक्सफर्ड्स पहने, बंद जूता बेसिकली पहने, और ये चप्पलें और सैंडलों का जो सिलसिला है इसको टाटा खैर बात कर दें।
तो इसके ऊपर लाइक आई सेड, क्योंकि लोगों ने इसको खबर को ठीक से पढ़ा नहीं है, तो इसके ऊपर काफ़ी सारी ट्विटर के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी तनकीद शुरू हो गई कि टीचर्स के लिए ड्रेस कोड्स नहीं होने चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए होने चाहिए। बट आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि जो हमारा फेडरल डायरेक्टरेट है वो करने की क्या कोशिश कर रहा है। बेसिकली टीचर्स एट द एंड ऑफ द डे रिप्रेजेंट रोल मॉडल्स टू द स्टूडेंट्स। आप अपने टीचर को एक तरीके से ड्रेस हुआ हुआ देखेंगे तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप उनको फॉलो करें। आपके दिमाग में एक करेक्ट यूनिफॉर्म सॉर्ट ऑफ या वे टू ड्रेस वो बन जाता है। तो आई थिंक इट्स फाइन, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, मेरा ये पर्सनल ख्याल है। इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी खबर के ऊपर लेकर जाना चाहती हूँ कि इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, ये वो सब कुछ हो रहा है। बलूचिस्तान की कोस्ट सोमयानी के पास गवादर से थोड़ा सा दूर एक आइलैंड जो है वो अपीयर हुआ है समुंदर के अंदर। और हुआ ये है कि ये बेसिकली थर्सडे को ये एक आइलैंड इमर्ज हुआ है। WWF के टेक्निकल एडवाइज़र मोहम्मद मौज़म ख़ान ने बोला है कि ये बेसिकली जियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं उनकी वजह से होता है। जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उस एरिया के अंदर, प्लेट शिफ्ट वगैरह करती हैं, तो उसकी वजह से ये आइलैंड इमर्ज किया है। आइलैंड बहुत बड़ा नहीं है, इसका ऑल्टीट्यूड जो है वो 20 से 40 फुट है और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 100 मीटर की है, 100 फुट की है, सॉरी। सो बेसिकली ये 350 फुट दूर गवादर से है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और इस तरह की पहले भी आइलैंड्स इमर्ज करके फिर सिंक कर जाते हैं। 2000 में हो चुका है, 2010 में हो चुका है, अब हम 2021 में हैं, दोबारा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई 10 साल का साइक्लिकल पीरियड है। 2000 में भी हुआ, 2010 में भी हुआ, अब हम 2021 में खड़े हैं तो दोबारा हो रहा है। 1 साल लेट है ये आइलैंड आई गेस। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग अभी बात करेंगे थोड़ी देर में अपने मेहमान से, जो कि हमें बताएंगे मौसम का हाल। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा एक छोटी सी ब्रेक पे, ताकि मैं भी जल्दी से अपना फ़ोन चेक करूं और देखूं कि क्या बारिश होनी है या नहीं होनी कराची में। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बारिशें हो रही हैं पूरे मुल्क में, पेशावर में हो रही हैं, इस्लामाबाद में हो रही हैं, लाहौर में हो रही हैं, कराची में हो रही हैं। वक्तन फ़वक्तन पूरे पाकिस्तान के अंदर बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। मॉनसून कहते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताती हूँ कि अगर आप हमारी तारीख पढ़ें, अगर आप वेस्ट की तारीख पढ़ें, तो वहाँ पर हमेशा 4 सीजन्स का जिक्र होता है कि सर्दी आती है, गर्मी आती है, बहार और ख़ज़ां। मगर अगर आप सिर्फ हिंदुस्तान यानी कि सब कॉन्टिनेंट, हमारे रीजन की तारीख पर, पूरी दुनिया से हटकर हमारी तारीख में हमेशा 5 मौसमों का जिक्र है, जिसके अंदर ये 4 मौसम तो हैं ही, मगर 5वां मौसम मॉनसून का मौसम है, जिसको हम बेसिकली ख़ज़ां और गर्मियों के दरमियान में मनाते हैं। तो इसका एक बाकायदा मतलब इस मौसम की एक वो हमारी रवायतें हैं, खाने हैं, वगैरह वगैरह, हम लोग हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो खैर एनीवेज़, क्योंकि ये बारिशों का सिलसिला जारी है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपने अगले मेहमान से बनाती हूँ। चलते हैं व्हाट्स रोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद मेमन, वेदर एनालिस्ट हैं, वेदर अपडेट्स पीके का पेज रन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद, मुझे ये बताएं कि मेरी और आपकी मेरे सेट पे अभी थोड़े दिनों पहले ही मुलाकात हुई थी, जब हम लोगों को बहुत सारी पेशन गोइयाँ मिल रही थी कि बारिश हो रही है और बारिश आ रही है। और क्योंकि पिछले साल इतनी ख़तरनाक बारिश आई थी कि इतने सारी डैमेज हुआ था, रोड्स फ्लड हो गए थे, तो इस साल भी हम लोग अपने आप को एक्सपेक्ट ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल का खौफ आई थिंक बड़ा फ्रेश है दिमाग के अंदर मानसून का। तो मुझे बताएं, क्या इतनी ही बारिश होगी? देखिए अरूज, इस साल अगर ओवरऑल अब तक देखा जाए मानसून, तो सिंध और कराची में अगर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी ये स्लो डाउन रहा, स्पेशली मिड जुलाई से लेके एंड ऑफ अगस्त तक।
लेकिन 1 सितंबर से अब दोबारा कंडीशंस फेवरेबल हुई हैं तो बैक टू बैक सिस्टम्स आ रहे हैं। लास्ट ईयर जैसा कोई इतना ज़्यादा खतरनाक इवेंट तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उससे सिमिलर सिचुएशन कुछ एरियाज में, जिस तरह आपको पता है कि हमारे यहाँ 50, 60, 70 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। पिछले 2 दिन पहले भी जो लेट नाइट जो कराची में काफ़ी हैवी थंडरस्टॉर्म्स था, तो उसकी वजह से भी नॉर्दर्न एरियाज में काफ़ी इलाकों में जो है वो अर्बन फ्लडिंग रही है और कुछ जगहों पे पानी भी आया है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बारिशों का सिलसिला जो है ये थोड़ा लेट हो गया है इस साल। मुझे लगता है कि जुलाई से मॉनसून जो शुरू होती है वो मिड अगस्त के बाद एंड अगस्त तक ख़त्म हो जाती है। ये सितंबर में कैसे खिंचा? देखिए, कोर जो मॉनसून के हमारे यहाँ डेट्स होती हैं वो 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक कंटिन्यू करती हैं। सही। लेकिन इस साल जो हमने बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस देखे, स्पेशली यूरोपियन और मेडिटेरियन सी में आपने देखा कि वहाँ पर रिकॉर्ड हीट वेव्स थी और वाइल्ड फायर वगैरह आपने देखा कि टर्की में, ग्रीस में, और ये पूरा रीजन जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा। यहाँ पर अब नॉर्मल टेम्परेचर्स चलते रहे, तो इसके जो कनेक्टिंग इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे मानसून की तरफ भी आते हैं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे हम कहते हैं, जिसमें अक्सर सर्दियों में जिस सिस्टम से जो बारिश आती है हमारे पास पाकिस्तान में जी, वो हमारे यहाँ मानसून सीजन में जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहे। इनफैक्ट अभी भी एक्टिव हैं। उनकी ज्यादा एक्टिविटी की वजह से हमारा जो ओवरऑल मानसून सीजन था वो काफी हद तक जो है वो सप्रेस हो गया। मानसून के स्टार्टिंग में हमने देखा जुलाई के बिल्कुल स्टार्टिंग में कराची में और एक अच्छा स्पेल आया, लेकिन उसके बाद जो है तकरीबन 1.5 महीने का गैप आ गया। पूरा अगस्त जो है बिल्कुल, और ये बहुत लंबा गैप था। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कोर मानसून के सीजन की डेट्स होती हैं जो बिल्कुल ही जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई चले गया बिल्कुल। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस नॉर्मल होना शुरू हो गई हैं और हमारे यहाँ कंडीशंस काफ़ी हद तक फेवरेबल हैं, तो अब यही देखने में आ रहा है कि सितंबर के काफ़ी लेट तक जो है ये मानसून सीजन हमारे यहाँ चलेगा और अपने नॉर्मल टाइम से जो है तकरीबन 7 से 10 दिन जो है ये आगे जा सकता है। ओके। मुझे ये बताएं कि आपने अभी मेंशन किया कि ये पिछले साल जितनी ज़्यादा रेनफॉल हुई थी उतनी ज़्यादा रेनफॉल इस साल डेफिनेटली एक्सपेक्टेड नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। उससे सिमिलर इवेंट्स कुछ हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त आपको पता है कि एक सिस्टम ऑलरेडी एक्टिव है सिंध के अंदर और अभी 2 से 3 दिन का कोई गैप आएगा, उसके बाद अगेन एक और सिस्टम आ रहा है, फिर 2 से 3 दिन का गैप आएगा। इस तरीके से एटलीस्ट सितंबर के 25 तक जो है वो एटलीस्ट सिंध की तरफ 3 सिस्टम्स आएंगे, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी नजर आ रहा है। वाह, मुझे वैसे बहुत पसंद है बारिश। आई नो कि बहुत तबाही होती है, बट आई पर्सनली रियली लाइक इट। मैंने कल रात जो था और मैं कराची और अब मैं आपसे लाहौर के बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि कल रात बहुत ज़्यादा ज़ोर के बादल गरजे, मगर बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई, बल्कि थोड़ी हल्की सी फुहार टाइप की बारिश हुई थी। इट वॉज नॉट वेरी अ लॉट ऑफ रेनफॉल। तो क्या आज कोई रेनफॉल एक्सपेक्टेड है? जी बिल्कुल, आज भी एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट अभी सुबह से ही अगर आप देखें तो सनलाइट है और थोड़ा सा ह्यूमिड कंडीशंस जो हैं वो अर्ली मॉर्निंग ही शुरू हो गई हैं जी। तो सिंध के अक्सर एरियाज में आज भी जो है वो हैवी थंडरस्टॉर्म्स बनेंगे, इंक्लूडिंग कराची। अमेजिंग। और मुझे बताएं कि लाहौर में मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स, मैं आज सोशल मीडिया अपना देख रही थी तो सब के सब लिख रहे थे कि इतनी ऊंची गरज बादल इतना ज़्यादा, इट्स लाइक रियली लाउड। वो कह रहे हैं कि इस तरह आवाज़ आ रही है जैसे कि बम बम फट रहे हैं आसमान में। तो इतनी लाउड थंडरस्टॉर्म्स क्यों होती हैं? बेसिकली देखिए, वहाँ भी अगेन ये मॉनसून सिस्टम ही एक्टिव है और साथ ही साथ जो है वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर वेस्टर्न सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस वक्त चल रहा है। और इनफैक्ट अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो लाहौर में इस वक्त थंडरस्टॉर्म्स उस पूरे रीजन्स में जो है वो काफ़ी हैवी थंडरस्टॉर्म्स मौजूद हैं। रही बात लाउड थंडर की, तो सिस्टम और सेल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो उतनी ज़्यादा उसमें लाइटनिंग होती है और उतनी ज़्यादा लाउड थंडर होते हैं। इसमें हमने परसों रात जो कराची में जो थंडरस्टॉर्म्स देखा वो काफ़ी एक हैवी शिद्दत का था और मेमोरेबल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे अगर मेरे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर देंगे कि थंडर क्यों होता है? बच्चे अक्सर पूछते हैं और इनफैक्ट बड़े भी पूछते हैं कि थंडर और लाइटनिंग जो है ये क्यों होता है, क्या 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 इवेंट अकर करता है इसको बनाने के लिए? देखिए, बेसिकली होता ये है कि जब मॉइस्ट एयर और कोल्ड एयर का जो ये फ्रंट जो है ये आपस में कोलाइड करते हैं
तो इसके ज़ेर असर जो है वो थंडर सेल्स बनते हैं। अब थंडर इतना लाउड होता है और लाइटनिंग इस वजह से होती है कि क्लाउड की जो हाइट होती है, एक हाइट होती है जिस तरह हम देखते हैं कि बिल्डिंग की हाइट है, इसी तरीके से जो है वो क्लाउड्स की भी हाइट होती है। जब ये 6,000, 7,000 या 10,000 फीट तक या इससे भी ज़्यादा राइज करना शुरू कर देता है, इनफैक्ट कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये 7-8 किलोमीटर तक इसकी हाइट चली जाती है। तो क्लाउड की हाइट जितनी ज़्यादा होती है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, और एक चीज़ की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें उतनी ज़्यादा लाइटनिंग इनस्टेबिलिटी जो होती है, उसकी वजह से लाइटनिंग और थंडर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली अगर आसान अल्फाज में समझाया जाए तो क्लाउड की जो सरफेस जो है वो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होता है उतनी जो है उसके अंदर जो है वो थंडर और लाइटनिंग देखने में आती है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर दैट एक्सप्लेनेशन जवाद। आई एम श्योर कि आसान लफ्ज़ों में बहुत सारे लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, बिकॉज ऑब्वियसली इसकी जो साइंस बिहाइंड इट समटाइम्स गुजर जाती है। एट द एंड ऑफ द डे मैं भी एक मॉर्निंग शो होस्ट हूँ। जाते जाते आप व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी आ गया नए वाला जो सीज़न है उसमें बारिशें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो एहतियात करें स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी के पोल से। और जब इस तरीके के हैवी थंडरस्टॉर्म्स होते हैं तो कोशिश करें कि लोहे के ग्रिल वगैरह के पास या इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स के पास वो ना खड़े हों। अपनी गाड़ियों को, अपने जो बहुत सारे लोगों ने घर में जानवर वगैरह पाले हुए होते हैं तो उनका अपने से ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अगले मेहमान से मिलेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं अपने अगले मेहमान से। बहुत ज़बरदस्त हैं इनकी प्रेडिक्शंस जो होती हैं, कम्प्लीटली 100% सॉलिड होती हैं, बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देते हैं। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर अली मोहम्मद ख़ान बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अपना खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत सारी प्रेडिक्शंस दी। अभी हम लोग अपने वेदर एक्सपर्ट से भी बारिशों के सिलसिले के बारे में प्रेडिक्शन ले रहे थे, मगर इस महीने बारिशों के अलावा कोई और ऐसी चीज़ है जो उसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए? एज सच तो इस महीने कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। हाँ। अभी 6 सितंबर को एक प्लैनेट वीनस जो है वो एक बहुत ही ख़राब पोजीशन में था, वो बेटर हुआ है। सही। तो अभी तो उसको अभी मेरे ख्याल से 1-2 डिग्री पे आया, वो जैसे 5 डिग्रीज क्रॉस करेगा तो वो फिर अपने इफ़ेक्ट देगा। वीनस जो है वो आपको पता है लग्जरी, इंजॉयमेंट, प्लेजर, हैप्पीनेस इसका प्लैनेट है। तो जब वो अपने ओन साइन में जा रहा है तो इट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ आप हर एक ज़ोडिक साइन को कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा। और इस महीने विर्गो का, क्योंकि विर्गो का मंथ है ये बेसिकली, और विर्गो बड़े क्रिटिकल लोग होते हैं, बड़े डिफ़िकल्ट लोग होते हैं, हर किसी से एडजस्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग हर किसी के साथ मतलब वो पहचान लेते हैं ना लोगों को बहुत ज़्यादा कि भाई ये अच्छा है बुरा है। हाँ। जब आपको जजमेंट हो जाए, आप ऐसे हो कि आप लोगों को गैस कर लेते हो, लोगों को जज कर लेते हो, तो फिर लोगों के साथ गुजारा मुश्किल हो जाता है आपका, और लोगों का भी आपके साथ गुजारा मुश्किल होता है। कोई आपकी मतलब किसी का कोई चीटर है, आपने उसको पहचान लिया और आपने उसको बता दिया कि आप चीटर हैं या आप ऐसा करते हैं, तो वो आपसे लोग खिंचे रहते हैं। सही। ये विर्गो लोगों की खुसूसियात होती हैं। विर्गो बेशतर विर्गो लोग जो है वो आप अक्सर लोग देखेंगे जिनके पास कुछ ना कुछ दवाइयाँ होती हैं अक्सर, या उनको मेडिकल की नॉलेज होती है, या वो लोगों को मशवरे देते हैं कि जी ये बीमारी हो गई, ये दवाई ले लें, इस कंसल्टेंट के पास चले जाएं, इस हॉस्पिटल में चले जाएं, तो आप देखेंगे कि वो लोग विर्गो होते हैं। अच्छा। विर्गो लोगों को पैदाइशी जो है, चूँकि 6th ज़ोडिक साइन है, 6th ज़ोडिक साइन है, तो 6th हाउस जो है बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में डिजीज़ से लिया जाता है। विर्गो लोग जो है वो पैदाइशी डॉक्टर होते हैं। पैदाइशी उनके अंदर सलाहियत होती है इलाज करने की, कहीं ना कहीं घूम फिर के उनको इलाज करना, लोग उनसे खुद ब खुद रब्ता करते हैं, मशवरा करते हैं। उनकी कोई कह लें कि उनकी पर्सनैलिटी होती है, उनका पर्सोना ऐसा होता है कि क्रेडिबिलिटी, उनके ऊपर लोगों को ट्रस्ट होता है कि ये जो मशवरा देगा बिल्कुल सही देगा। सही। और बेशतर जो उनके दोस्त होते हैं वो उम्र से बड़े होते हैं, अर्ली एज से ही। सही। और बहुत ज़हीन होते हैं,
बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं लाइफ में एक साथ और कर नहीं पाते, बाद दफ़ा कर भी लेते हैं। और बिज़नेस के मामले बड़े बिज़नेस सेंस अच्छा होता है उनका। जिसे कहते हैं ना, ओवर कॉन्शियस होते हैं हेल्थ के हवाले से। जो भी विर्गो आपको मिलेंगे, अगर वो वाकई विर्गो हैं तो आप उनसे जब मेडिकल चीज़ों की या जैसे चीज़ों की चीज़ें लेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, नॉलेजेबल हैं। ज़बरदस्त। हमारे साथ सहर कराची से फ़ोन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हाँ, हैं? क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सवाल है कोई? जी जी, मेरा सवाल है, अब मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना था। जी। 3 मई तारीख का पैदाइश है, तो उनका अब मुझे ये पूछना है कि शादी कब होगी और कैसा है वो है, उनका आगे क्या होगा। क्या चीज़ आपने बोली सहर, दोबारा रिपीट करेंगी? उनकी शादी कब होगी? शादी 15 में। और सन क्या है उनकी पैदाइश का? 3 मई 87। 87। और नाम बच्ची का क्या है? अनम। अनम। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का। जी अच्छा। सर। 15 मई 1987 अनम नाम है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं बताया इन्होंने। टाइम ऑफ बर्थ, सॉरी सहर, आप लाइन पे हैं? 88 है पैदाइश। टाइम क्या है, वक्त पैदाइश क्या है? अब सुबह 8:30 के करीब। सुबह 8:30 बजे। और 88 है। 88, सॉरी। 15 मई 1988। ओके। 3 मई 15 मई या 3 मई? 15 मई। 3 मई 3 मई 3 मई। हाँ, वो उर्दू बोली है। अच्छा, 3 मई 1988 8 बजे सुबह के। और बच्ची का नाम प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? कराची। और आपकी जगह कहाँ पे उनकी पैदाइश की? कराची। कराची, सही। ठीक है। देखें जी, इनका जो रायचा है उसके हिसाब से थोड़े प्रॉब्लम्स हैं इनके। शादी में ऑलरेडी इनकी एज 33 हो चुकी है। इनको चाहिए कुछ रेमेडीज़ देखनी पड़ेंगी। इनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि पहले भी इनके रिश्ते आए हैं और ख़त्म हो गए रिश्ते। इनके लिए कुछ रेमेडीज़ मतलब बताई जाएंगी तफसीली एनालाइज करके। शादी में कुछ रुकावट है, हर्डल है इनका। हर्डल है? जी जी, वो इसी वजह से इनकी शादी नहीं। इनके काफ़ी रिश्ते आए हैं और कुछ प्रॉब्लम आया और शादी जो है कहते हैं कि आगे चली गई, पेंडिंग हो गई, रिश्ते आगे चले गए। तो इनको प्रॉपर ये एनालाइज करें, रायचा करवाएं किसी से भी या मुझसे करवाएं, तो इनकी रेमेडीज़ होंगी। कुछ चीज़ें इनको रिकमेंड की जाएंगी। काफ़ी सारे इनके लिए प्रॉब्लम्स हैं जिसका सोल्यूशन देना पड़ेगा इनको। अच्छा, ज़्यादा शादी में हर्डल है, लेकिन फिर भी मैं अगर कहूँ कि इनकी शादी में अभी एटलीस्ट 2 से 3 साल हैं, 3 साल हैं कम से कम। वो भी अगर बाय लक होगी, लेकिन रुकावट बहुत क्लियर है इनके रायचे में। जो रुकावटें हैं इनके, कुछ प्लानेटरी पोजीशन रहती हैं जिसकी वजह से शादी इजीली नहीं होगी इनकी। सही। दैट्स आई होप कि आप डेफिनेटली सहर राब्ता करें किसी ना किसी से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वर्गोस के बारे में हम बात कर रहे थे कि क्या ये महीना वर्गोस के लिए अच्छा गुजरेगा? वर्गोस के लिए कोई गुड न्यूज़ लाएगा? मैंने आपको बताया, देखिए विर्गोस जो है वो बेसिकली सन साइन विर्गो की बात हो रही है जी। तो विर्गोस के लिए ये बर्थ मंथ है उनका। और हमारी एस्ट्रोलॉजी में एक जिसे कहते हैं ना, हम एनुअल हॉरोस्कोप होता है, एक सालाना रायचा बनता है जी। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है ना, जो भी डेट है, मिसाल के तौर पे आपकी ये शुरू होता है 23 अगस्त से 23 सितंबर तक। सही। हाँ, तो एग्जैक्ट 23 सितंबर या 23 अगस्त जो भी आपकी है, उस दिन जो डिग्री होती है सन की वो हर साल सेम होती है। उस दिन जिस वक्त, मतलब हर साल प्लैनेट्स तो चेंज हो जाते हैं, तो वो जिस वक्त आप, जैसे मिसाल 2021 के 23 अगस्त को आपका जो बनेगा रायचा, उस पर पूरा साल देखा जाएगा कि क्या सिचुएशन होगी आपकी। ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये मंथ जो है अगर हम देखा जाए विर्गो के लिए, तो चूँकि वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में आ गई है, मरकरी जो मेन प्लैनेट है विर्गोस का वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहा है, तो इनके लिए ओवरऑल ये मंथ बहुत अच्छा है। फाइनेंसेस के हवाले से भी, फैमिली लाइफ, हैप्पीनेस के हवाले से। अलबत्ता उनको हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि जो सैटर्न और जुपिटर है मेन प्लैनेट, वो रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, तो थोड़े से हेल्थ के हवाले से उनको कॉन्शियस रहना चाहिए अपनी। बट अदरवाइज ओवरऑल सही है। फाइनेंसेस के हवाले से, फैमिली के हवाले से, वाइफ के हवाले से, लव्ड वन के हवाले से बेहतर है। सही। इसी के साथ नाजरीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे हम लोग थोड़ी सी और डिफरेंट ज़ोडिएक्स के बारे में भी बात करेंगे। मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद अली साहब बैठे हैं, तो अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब बैठे हुए हैं। कोई अगर सवाल है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। मीनवाइल सर, आप हमें बताएं कि बाकी के जो ज़ोडिएक साइंस हैं वर्गो के बाद, उन सब का क्या महीना कैसा चलने वाला है? देखें, एरीज़ के लिए अगर चलते हैं तो एरीज़ के लिए महीना कुछ प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उनका लॉर्ड मार्स जो है इस वक्त वर्गो में चल रहा है। उनको हेल्थ के इशूज़ हो सकते हैं, अपने गाड़ी चलाते हुए खाने पीने में चीज़ों में एहतियात करें। कोई स्टमक अपसेट का प्रॉब्लम, कोई डायसेंट्री, कोई इस तरह के इंडाइजेशन का प्रॉब्लम उनके साथ हो सकता है। एरीज़ वालों के साथ काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा उनके लिए ये पीरियड जो है। एरीज़ वालों को ख्याल रखना, एरीज़ वालों को बहुत ख्याल रखना चाहिए। अलबत्ता फाइनेंशियल उनके मैटर अच्छे रहेंगे, वाइफ के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप में अच्छे रहेंगे मामलात, लेकिन एक्सपेंसेस बड़े रहेंगे। अपने सीनियर्स के साथ जो आपके बॉसेस हैं या सुपीरियर्स हैं उनके साथ थोड़ी खटपट चल सकती है। ओवरऑल ये जो मंथ है हम कह लें कि मिला जुला है उनके लिए, ज़्यादा अच्छा नहीं है, नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा है। सही ठीक है। टॉरस वालों के लिए अच्छा महीना है, बहुत पॉजिटिव है। उनका लॉर्ड भी अच्छा चल रहा है, उनका अपना लॉर्ड यानी कि वीनस टॉरस का, और दूसरा सेकंड लॉर्ड भी उनका मरकरी भी एक्सॉल्टेड चल रहा है। तो इनके लिए काफ़ी अच्छा महीना है टॉरस वालों के लिए हर लिहाज से। सही। हमारे साथ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे साथ अस्मा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी जी अस्मा। जी, बेटे के बारे में पूछना है। क्या कहते हैं, तारीख पैदाइश है 2000, कराची में। ठीक है, कराची में। तारीख पैदाइश का आपने साल बता दिया, तारीख नहीं बताई। तारीख पैदाइश है 29 जून। 29 जून 2000। जी जी हाँ 2000। और सुबह वक्त जो है वो सुबह 9 से 9:30 के दरमियान। ठीक है ठीक है। उनके तालीम और जॉब के बारे में पूछना है। तालीम और जॉब के बारे में पूछना है। कराची की पैदाइश है, ऐसे ही है? जी हाँ कराची। जी जी जी। थैंक यू। 29 जून, टाइम क्या बताया उन्होंने? 9 साढ़े 9 के दरमियान सुबह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तालीम और जॉब ये जानना चाहती हूँ। देखिए, इनके दायचे में जो है वो नज़र आता है कि लॉ की तरफ जा सकते हैं। तालीम इनकी अलबत्ता जो है वो अर्ली एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। कुछ बच्चा जो है वो फिक्स्ड माइंड सेट का नहीं है, चेंजेबल माइंड का है, और लग्जरीज़ की तरफ ज़्यादा अटैच होगा। मतलब जैसा ना घूमना फिरना, खाना पीना, पढ़ाई की तरफ का इतना रुझान नहीं होगा। तो वैसे भी उसके दायचे में ये कि वकील बनेगा। वकालत मैं समझता हूँ कि बस आप, क्या मैं कह सकता हूँ, आप बेहतर समझती हैं वकील कैसे होते हैं। बड़े अच्छे अच्छे भी होते हैं, बड़ा पढ़ा मैं नहीं समझता, आई एम सॉरी टू से। मैं हालांकि मेरी फैमिली बहुत सारे वकील हैं, जो बहुत कम मतलब मेरे ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना वो साइंस में जाते हैं। या तो BA करने के बाद आप LLB करें और आराम से हो जाती है LLB, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये कर लेगा आगे, इसका फ्यूचर अच्छा है फाइनेंशियली अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन ये कि करियर में इसके मतलब एजुकेशन में प्रॉब्लम आएंगे, ईजीली एजुकेट नहीं होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम, पेरेंट्स को डिफिकल्ट टाइम देगा। अच्छा, ये है मेरा फिर आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप ज़रा मेहनत करते रहें अपने बच्चे पे। और क्या वकील बनना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मतलब उसको पुश करना पड़ेगा। साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं या आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, CA कर रहे हैं या आप MBBS कर रहे हैं, BE कर रहे हैं, मुश्किल चीज़ है। मैं मेरे साथ बहुत सारे कुलीग्स थे जो बहुत ही E ग्रेड्स में थे, वो अब आराम से उन्होंने LLB भी कर लिया, LLM भी कर लिया, अब वो MPhil कर, क्योंकि घर बैठे हो जाता है। मतलब आप पढ़ते हैं, एक होता है ना कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको रेगुलर जाना है, एक भी होता है कि आप आराम से बैठे हुए कर रहे हैं। तो मैंने तो ऐसा देखा है कि आमतौर पे ऐसा ही होता है। हाँ चलें, हम लोग एरीज के बारे में बात करें। अब अगला टॉरस मैंने बात कर दी है। टॉरस, हाँ टॉरस की बात कर रहा था। टॉरस का अच्छा टाइम चल रहा है। टॉरस की वीनस और मरकरी दोनों अच्छे चल रहे हैं, तो इनके लिए ओवरऑल अच्छा है। अलबत्ता करियर में इनके तो काम के हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। जो लॉर्ड है इनका सैटर्न, मतलब 10th हाउस का लॉर्ड इनका है, वो थोड़ा सा इशूज़ कर रहा है, एक्वेरियस, उसमें प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो इनको चाहिए कि ये कुछ सदका करें काली चीज़ों का, तो बेहतर रहेगा। जेमिनाई का भी अच्छा टाइम चल रहा है। अलबत्ता जेमिनाई के फाइनेंसेस में थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा है। जेमिनाई के बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर इनका होगा। अलबत्ता ये कि अपने पेरेंट्स की या अपने जो भी इनके इन लॉज हैं उनकी हेल्थ के वाले से इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। किसी पेरेंट कोई बीमार हो सकता है शदीद, या किसी को हॉस्पिटलाइजेशन के वाले से ख़र्चा हो सकता है। तो ये जेमिनाइज़ के लिए, लेकिन उनके लिए ओवरऑल अपने लिए तो बहुत अच्छा चल रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है। करियर तो स्मूथ है, लेकिन फैमिली में पेरेंट्स अपने हो गए या इन लॉज हो गए, उनकी हेल्थ के वाले से इनको हॉस्पिटल रश करना पड़ सकता है। ठीक है। कैंसेरियन के लिए ये जो मंथ है ये मिला जुला है। अपनी हेल्थ पे भी इनको फोकस करना है। फाइनेंसेस अच्छे हैं, बेहतर हैं, लेकिन
इमोशनली थोड़ा वाइफ के साथ या अपनी लव्ड वन के साथ खटपट हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। ट्रैवल करते हुए एहतियात करें, कोई चीज़ गुम हो सकती है ट्रैवल करते हुए, कोई डॉक्यूमेंट, कोई वॉलेट, कोई चीज़ ड्रॉप हो सकती है जिसकी वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सही, मतलब चीज़ों की एहतियात। हाँ, लियोस के लिए ये महीना अच्छा है, पॉजिटिव है, फाइनेंसेस के वाले से बहुत अच्छा है इनके लिए लियोस। ये बात आपने बिल्कुल सॉलिड करी है, मेरे पास इस महीने बड़े पैसे आए हैं। तो बहरहाल ये गो फिगर, फाइनेंसेस के लिए लियो के बहुत अच्छा है। अलबत्ता उनको जो है एक्सपेंसेस भी बड़े रहेंगे और अपनी औलाद के हवाले से थोड़ी सी परेशानी रहेगी कि उनकी एजुकेशन सही नहीं है, या औलाद के हवाले से थोड़े वरिद रहेंगे कि औलाद की एजुकेशन के हवाले से उनको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है ये वाली परेशानी ज़िंदगी में कॉन्स्टेंट है। सलीना बेटे पढ़ लो। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग बाकी के ज़ोडिएक साइंस का भी आपको बताएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब बैठे हुए हैं। बहुत सारा तबसरा हो रहा है डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं सबके महीने कैसे गुजरे, लियोस के बारे में हमने बात करी, वर्गोस के ऊपर भी हम पहले बहुत बात कर चुके हैं। बिल्कुल, विर्गो पे काफ़ी तफसीली बात हो चुकी है। बस विर्गो के लिए कि अच्छा महीना है विर्गोस के लिए काफ़ी, लेकिन हेल्थ के वाले से तो उनको कॉन्शियस रहना चाहिए अपनी हेल्थ के वाले से, कुछ इशूज़ हो सकते हैं उनको। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जो है वो है लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए भी बहुत अच्छा महीना है, लेकिन उनके फाइनेंसेस थोड़े इश्यूज वाले चल रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, पैसा खर्च हो रहा है किसी की बीमारी पे, घर वालों के, कुछ इसी चीज़ों पे इनका। अलबत्ता ओवरऑल इनकी अपनी चीज़ें अच्छी रहेंगी, अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन फैमिली में इश्यूज रहेंगे थोड़े से, लव्ड वंस के साथ थोड़े से इख्तलाफ रहेंगे। थोड़ा सा उनको अपने आप को कंट्रोल में रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हैं लिब्रास, तो उनको अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रैक्टिकल रखना चाहिए कि सिचुएशन क्या चल रही है ओवरऑल। और बाकी ये कि उनके लिए करियर के हवाले से अच्छा टाइम चल रहा है, करियर में उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं बहुत सारी, तो उसको अवेल करें और फोकस करें और अपने अंदर से इमोशनल जो बहुत ज़्यादा इनके अंदर एग्रेशन आया उसे कम करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है लिब्रास को। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियंस के लिए भी अच्छा टाइम नहीं चल रहा, क्योंकि मार्स जो है उनका लॉर्ड वो वीक चल रहा है इस वक्त। कुछ बेटरमेंट आएगी नेक्स्ट मंथ से उनके लिए, और ये महीना जो है ओवरऑल इनके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अलबत्ता इनके करियर में अच्छा रहेगा, हेल्थ के वाले से इनको कॉन्शियस रहना चाहिए, औलाद के वाले से थोड़ी सी परेशानी रहेगी। बाकी ये कि उनको भी अपने करियर में कुछ बूस्ट मिलेगा, कोई कहीं से फाइनेंशियल फंड्स मिल सकते हैं, दोस्तों की तरफ से कोई दावत हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं इनकी। तो ये बात कर रहे थे हाँ स्कॉर्पियोज़ की। अब हम चलते हैं सेजिटेरियस की तरफ। सेजिटेरियस के लिए भी अच्छा टाइम नहीं है, उनका लॉर्ड जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, काफ़ी परेशान है। बहुत सारी अलबत्ता अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन अभी इनके लिए डिसीजन लेना अच्छा नहीं है। अगर उन्होंने डिसीजन लिया तो उनको गलत डिसीजन होगा। अभी वेट करें अक्टूबर तक, उसके बाद ये अपनी जो भी जॉब स्विचिंग करना चाहते हैं या अपना रेजिडेंस स्विच करना चाहते हैं, चेंज ऑफ प्लेस चाहते हैं, तो अभी इनको होल्ड करना चाहिए, वरना नुकसान हो जाएगा। सही। तो ये हम बात कर रहे थे सेजिटेरियस की। कैप्रिकॉनियंस के लिए भी इशू चल रहे हैं, उनका लॉर्ड सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। मेजर जो होता है ना बड़े प्लैनेट जुपिटर सैटर्न, कैप्रिकॉन जो है इसका लॉर्ड है सैटर्न, वो भी रेट्रोग्रेड चल रहा है। यानी रेट्रोग्रेडेशन ये होती है कि प्लैनेट उल्टा चलता है, जैसे 1 2 कोई प्लैनेट मूव करता है ना 1 2 3 4, रेट्रोग्रेड में होता है कि 29 28 27 26 रिवर्स में होता है कि उसकी हर चीज़ ऑपोजिट होना शुरू हो जाती है। उससे डिस्टर्बेंस हो जाती है, आपका बहुत सारे आपके ऊपर इस तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं कि आपको टैकल करना मुश्किल हो जाता है। इनके लिए सिचुएशन थोड़ी वर्स है, अपने आप को कंट्रोल में रखें। इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स आप बेटरमेंट में आ जाएंगे। अभी जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें, कोई नई जैसे कहते हैं ना तेज़ी इख्तियार ना करें, कोई नई जगह स्विच ना करें, नया काम ना करें। अपने इमोशंस को वैसे भी जो कैप्रिकॉनियंस हैं बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, आप वैसे ही रहें, लेकिन नई चीज़ों के लिए फाइनेंसेस के लिए उनको बहुत तगोदो होती है, बहुत लालच होती है कि हम ज़्यादा पैसा कमाएं, तो ज़्यादा पैसे के चक्कर में पता चला आप लॉस में चले जाएँ तो रुक जाएँ इस हवाले से। सही, तो ये बात हो रही है। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस का लॉर्ड भी सैटर्न है, वो भी कुछ अच्छी सिचुएशन में नहीं है।
अलबत्ता ये कि उनको चूँकि वीनस कुछ अच्छी पोजीशन में हुई है तो उनको करियर के हवाले से बूस्ट मिलेगा, इमोशनल उनकी लाइफ अच्छी रहेगी, अलबत्ता फाइनेंसेस बढ़े रहेंगे, खर्चा बढ़ा रहेगा, इस वजह से परेशानी रहेगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से आपके मामला अच्छे हो जाएंगे एक्सपीरियंस। अलबत्ता ये कि आपको थोड़ा सा परेशानी जो है ना अपने आप को जहन पे तारी नहीं करनी होगी। ये हम बात कर रहे थे एक्सपीरियंस की। पाइसेस का मिला जुला रुझान है, पाइसेस की बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी चल रही हैं, बुरी भी चल रही हैं। लॉर्ड उनका भी जुपिटर है वो रेट्रोग्रेड चल रहा है, लेकिन उनके साथ मरकरी का और वीनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मरकरी इस वक्त उनके 7th हाउस में आया हुआ है, तो उनको बिज़नेस के हवाले से नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। वाइफ के हवाले से कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपको औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपको कोई पुराना फंसा हुआ पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस की तरफ से पैसा मिल सकता है, कोई आपका बॉन्ड लग सकता है, इस तरह की चीज़ें होने के इम्कानात हैं, क्योंकि लक अच्छी चल रही है। लक अच्छी चल रही है। तो ये बात थी पाइसेस की। दैट्स ऑल अबाउट द 12th ज़ोडिक साइंस, हमने बता दिया आपको। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के भी नाज़रीन कोई सवालात हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। अब मेरा एक सवाल है आपसे, वो ये कि आप जब पिछली दफ़ा आए थे तो आपने कहा था कि अक्टूबर के महीने के अंदर हम लोग चेंजेस देखेंगे, अक्टूबर के महीने के बाद अच्छी बेहतरी की तरफ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। क्या अभी भी वैसे ही है? बिल्कुल वही है। देखिए एक चीज़ कह ली आपको, बजाय तो चेंज नहीं होती, बजाय कि 18 अक्टूबर को कुछ प्लैनेट्स जो है ना, जो जैसे मैंने बताया आपको, सैटर्न, जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, मेन प्लैनेट, मतलब वो रेट्रोग्रेड चल रहा है, सीधा हो जाएगा। इस तरह फिर उससे आगे थोड़ा सा सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएगा। जब ये दोनों प्लैनेट डायरेक्ट हो जाएंगे तो ये दोनों ही प्लैनेट दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आते हैं, जो मतलब इंडिकेशन होती हैं उसकी। सही। तो जब इन प्लैनेट की मूवमेंट को हम लोग फोकस करते हैं कि ये अच्छे चल रहे हैं, दुनिया में मतलब दलदले आना, गवर्नमेंट्स को चेंज होना, हुकूमतों में प्रॉब्लम, इशूज़, इन प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू पैदाइशी रायचा, नेटल हॉरोस्कोप। जब इन नेटल हॉरोस्कोप के साथ इन प्लैनेट्स का कोई ऐसा एस्पेक्ट बनता है जो नेगेटिव होता है तो मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर पॉजिटिव चलता है तो मामला पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये जो आपको मैंने अक्टूबर का जो डेट दी है, तो ये दोनों प्लैनेट उस वक्त डायरेक्ट हो रहे हैं, इन नॉर्मल रूटीन पे आ रहे हैं अपने, तो डेफिनेटली के मामला अच्छे हो जाएंगे और सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई होप सो, बिकॉज दुनिया को इस वक्त बहुत सारी बेहतरी की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ अली कि आप मुझे ये बताएं कि हम लोग बात कर रहे थे चेंजेस के बारे में, बड़े बड़े चेंजेस के बारे में। दुनिया में अभी हुकूमतें तब्दील होती हैं, अभी ग्लोबली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। क्या हम बेहतर चेंजेस देखेंगे अक्टूबर के बाद? डेफिनेटली हम लोग बेहतर देखेंगे, हाँ ग्लोबली बेहतर चीज़ें देखेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होनी है पॉजिटिव इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे साथ एक लाहौर से कॉलर है, मिसेस मसूद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिसेस मसूद, आप मुझे ये बताइए कि क्या सवाल है आपका? मेरा असल में सवाल ये है कि जो मेरी बच्ची है ना, बड़ी वाली जी, राबिया उसका नाम है, और उसकी तारीख पैदाइश है 24 मई और 1981। ओके। और वो पैदा हुई थी तकरीबन शाम के टाइम। शाम, मगरिब या इशा? मगरिब से करीब करीब। अच्छा, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि तकरीबन 6:30 और 7:30 के दरमियान में। हाँ जी, मई में देखे ना, गर्मी तो वही होती है, 7 बजे तक का ही, 7 सवा 7 का ही टाइम होता है। सही सही। क्या करिए मगरिब के टाइम पे? मगरिब के टाइम। अच्छा, क्या डेट ऑफ बर्थ है इनकी? 24 मई 1981। क्या सवाल है? हाँ जी, इसके सवाल ये है कि इसकी शादी एक भी की तो कामयाब नहीं हुई, दूसरी भी की तो कामयाब नहीं हुई। अब किसी तरफ से कोई रिश्ता आया हुआ था, तो उसका भी पता चला कि वो भी कोई गड़बड़ है। तो अब समझ नहीं आ रही इस बच्ची के लिए क्या मसला है। या तो कोई आप पढ़ाई बता दें, कोई ऐसा इस्म बता दें जो हम पढ़ें। बच्ची भी पढ़ने वाली है, नमाज पढ़ती है, साफ पहनती है, पर्दे की पाबंद है, मतलब बहुत नेक बच्ची है। टाइम ऑफ बर्थ क्या है इनका? ये मगरिब के करीब। और इनकी जगह पैदाइश क्या है? प्लेस, पैदाइश की जगह क्या है इनकी? रिहाइश, मतलब कहाँ पैदा हुई? पैदाइश की जगह है हासिलपुर, बहावलपुर के पास तहसील है हाफिजपुर। हासिलपुर। हासिलपुर, ठीक है। चलिए देखते हैं हासिलपुर है या नहीं है जी। बहावलपुर बताया ना? बहावलपुर के पास है जी। आई होप कि मसला जो है थोड़ा बेहतर। देखिए असल में उरूज ये होता है कि लोग चाहते हैं क्विक रिजल्ट मिले। जो एस्ट्रोलॉजी होती है ना, बेसिकली जैसे इनका मसला है, तो इसको प्रॉपर एनालाइज कराया जाता है जायचे को। अब इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उनकी रेमेडीज रिकमेंड की जाती हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी बस मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर आपको देखेगा पेट में दर्द आपको क्या
इंडाइजेशन की वजह से हो रहा है, आपको खुदा न खास्ता अल्सर हो गया है, आपको अपेंडिक्स का दर्द है, किडनी पेन हो रहा है, अब वो ऐसे जैसे होता है ना कि वहाँ फ्रिक्वेंटली आपको क्विकली जवाब नहीं सकता। इनके जायचे में भी इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं। पढ़ने के लिए कि पढ़ने से कोई फ़ायदा होता होगा लोगों को, माशाल्लाह से होता है, लेकिन इससे जब तक कि आप, मेरा जो तजर्बा है, मैं 21 ईयर्स हो गए मुझे एस्ट्रोलॉजी करते हुए जी। और मैं बताऊं कि जब सबसे पहले एक चैनल लॉन्च हुआ था हमारा जो प्राइवेट चैनल, उसमें सबसे पहले मैंने उनको एक आइडिया दिया था, वो मेरा कॉन्सेप्ट चोरी करके उन्होंने, क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी, उन्होंने एक सीनियर्स को, मामू को, उनको बिठा के वो प्रोग्राम कर दिया था, वो कॉन्सेप्ट मेरा था। सही। बहरहाल तो मैं ये बताऊं कि इनके जायचे में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इनके लिए पूरा जायचा एनालाइज करके रेमेडीज़ इनको रिकमेंड की जाएंगी, कुछ स्टोन रिकमेंड की जाएंगे, बोरा होगा, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इनको चाहिए कि या तो मुझसे कंसल्ट कर लें या किसी से भी प्राइवेटली कंसल्ट करके उससे प्रॉपरली जायचा एनालाइज करें, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है कि एक दफ़ा शादी टूटी, दूसरी दफ़ा एक दफ़ा गलती हो जाती है, दूसरी दफ़ा नहीं होती, दूसरी दफ़ा भी गलती हो गई, तीसरी दफ़ा भी ऐसा ही हो रहा है, तो इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग इशू, बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन इतना क्विकली नहीं होता। उसके लिए प्रॉपरली कंसल्टेशन करवाएं, गाइडेंस लें, और आदमी की ज़िंदगी से बड़ी कीमती कोई चीज़ नहीं होती। औरत के लिए, एशियन जो माशरा है उसके लिए शादी उसकी ज़िंदगी मौत का मसला होता है औरत के लिए, तो उसके लिए इतना फॉर ग्रांटेड लेना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्लीज़ अगर आप जाने से पहले नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें। मैसेज यही है कि देखें, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें, और अक्सर लोग जैसे रब्ता करते हैं शॉर्टकट में, देखें एस्ट्रोलॉजी एक बहुत डीप साइंस है। सही। जब कोई आदमी प्रोफेशनली आप कंसल्ट करते हैं तो उससे प्रॉपरली रब्ता करके आप उससे अपना जायचा बनवा के प्रॉब्लम का सोल्यूशन लें तो बेहतर है, बनिस्बत ये कि शॉर्ट आंसर होते हैं। जैसे ये मैंने डाइस लाया था, ये शॉर्ट आंसर होते हैं कि जी मैं बाहर कब जाऊँगा, इस तरह की चीज़। शादी का मामला कोई मामूली नहीं होता, बहुत बड़ा मसला होता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। तो इसके लिए आप किसी भी प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर से रब्ता करके उससे अपनी गाइडेंस लें तो बेहतर है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान हमारे सेट पे मौजूद हैं। हमने सोचा कि कुछ आपको मिलवाएं और गाना बजाना करें, वीकेंड आ गया है तो चलते हैं स्टार फनकार की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं हसन दरबूका, ये फर्स्ट सोलो दरबूका प्लेयर है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे पहले ये बताएं कि दरबूका में और ढोल में क्या डिफरेंस होता है? दरबूका कहाँ की इजाद है, कहाँ से? अच्छा, दरबूका जो है ना बेसिकली ये एक अरबी इंस्ट्रूमेंट होता है। देखें अरबी, यस, और ये देखें ये, और जो ढोल होता है ना वो दोनों साइड से होता है। ये वन साइडेड है, वो टू साइडेड होता है। यस, और इसका जो साउंड होता है ये थोड़ा सा इंटरनेशनल साउंड होता है, जिसको आप टेक्नो साउंड बोलते हैं। और जो ढोल का साउंड होता है वो थोड़ा देसी साउंड होता है, जो हमारे एशिया में यूज़ होता है। बिल्कुल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 4 ऐसे मुल्क हैं जो ढोल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जो जितने इंटरनेशनल है ना वो आपका दरबूका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन ली, कोई ट्रेनिंग करी दरबूका? इसकी क्लासेस मैंने ली थी, वो ऑनलाइन ली थी मैंने क्लासेस यूट्यूब से। जी, और वो मैंने ली थी जब सब किसी के घर में जब लैपटॉप तो था ही नहीं, कंप्यूटर होता था, तो मैं एक कंप्यूटर जो शॉप होती थी, आप जिसका कैफ़े कहते थे आप लोग, वहाँ जाते थे। यस, तो हम तो लिखना भी नाम नहीं आता था इसका। खैर वहाँ से कुछ लेसन्स मिलते थे, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता 2016 में जब मैं कॉम्पिटिशन करने गया था उस टाइम, तो फिर मैंने इसको प्रॉपर इसकी क्लास ली थी। वो अरबी हैं, उनका नाम है हबीबुल्ला आहाती, उनसे मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी। वो रहते हैं तुर्की में। ओके,
ऑलराइट, अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप दरबूका बजाते हैं तो आपको अपने साथ अकम्पनी करने के लिए और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे लगते हैं? अच्छा, बेसिकली जो क्योंकि मैं जब पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास ना इस तरह के म्यूजिशियंस बहुत कम हैं। ओके। मैं अपना खुद ट्रैक जो होता है ना, वो म्यूज़िक मैं खुद उसको बनाता हूँ, म्यूज़िक को अपनी टेक्नो मशीन से। और अगर मुझे कुछ भी अगर चाहिए होता है, वो आपको पता है मेट्रोनम होता है, वो क्लिक होता है, टिक, बिल्कुल, बस वो क्लिक एक कान में होता है, बाकी ऑडियंस होती है और मैं होता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि आप किस तरह का म्यूज़िक जनरली सुनते हैं खुद? मैं बेसिकली अरबी ज़्यादा सुनता हूँ। अरबी? यस। मेरे ख्याल में जिस तरह का आप म्यूज़िक सुनते हैं, आप उस तरह का कुछ हमें बजा के दिखाएं। अच्छा, श्योर, ज़रूर। क्योंकि अरबी म्यूज़िक उसका जो म्यूज़िक है ना, वो बहुत डिफरेंट म्यूज़िक है और मुझे इसलिए वो ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कोई इतना बजाता ही नहीं इतना। अच्छा, अरबी का जो सबसे फर्स्ट रिदम होती है ना, हाँ। वो मैं सबसे पहले प्ले करता हूँ। सही। लेकिन इसमें आपने मेरा साथ देना है। ओके। ओहो, मैं समझी कि आप कहेंगे डांसिंग करें, मैं तो अरेबियन नाइट्स होने लगी थी। ओके, ये शेकर्स होते हैं और आपने इसको ऐसे करना है मेरी तरह। 1 2 1 2 3 4। वेरी गुड, बजाते जाएं। आप जीत गई हैं। यस, ये इसका अपना साउंड होता है। यस, वाह, इसको शेकर्स कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कभी किसी और म्यूजिशियन के साथ कोलैबोरेट किया? मैंने डीजे कांतिक के साथ किया। ओके। यस, और मैंने आपने 2-3 अरबी हैं उनके साथ किया था, जो हमारे पास पाकिस्तान में तर्किश फेस्टिवल हुआ था, उनके साथ मैंने किया। वाह। और मैं एक पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त बैंड के साथ बजाता भी हूँ। कौन? उसका नाम है आसिम अजहर बैंड। ओह वाह। और उसके अंदर आप मतलब दरबूका ही बजाते हैं? यस, मैं परकशंस प्ले करता हूँ। आप दरबूका के अलावा कोई और इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जिसमें ढोल टाइप के, मतलब दरबूका टाइप के। और मैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना, मेरे थोड़े डिफरेंट होते हैं। ओके। मैं प्ले करता हूँ कैहॉन, जो कैजॉन होता है, ये चाइनीज इंस्ट्रूमेंट है, वो जो जिस पे बैठ के ऐसे ऐसे ठक 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 करते हैं। हमारे पास आए थे। ओके, थोड़ा टाइम लगता है मुझे, 5 सेकंड। ये चाइनीज इंस्ट्रूमेंट होता है। दरबूका होता है, बैंगोस होता है, जो ज़्यादातर जो है आपके सालसा में काम में आते हैं, जो 2 छोटे छोटे से होते हैं। जी, ओके। यस। काउ बेल्स होती हैं, जो भी सालसा में काम आती हैं। शेकर्स होते हैं, टैम्बरीन्स होती हैं, समझ गए। दरबूका होते हैं, ये सारी चीज़ें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा इंटरनेशनल म्यूजिशियन जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं? मैं एक बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन है, सिंगर्स हैं बेसिकली, और आपने सुना होगा शिरीन, एस जे शिरीन को जी, वो उसके साथ मैं करना चाहता हूँ। ज़बरदस्त। उनका कोई आप प्ले करके सुनाएं हमें। उनका जो ज़्यादा मशहूर था वो गर्ल्स लाइक यू था। हाँ, ठीक है ना, तो वो गर्ल्स लाइक यू करते हैं। वो थोड़ा रिमैक्स टाइप का था, तो मैं रिमैक्स टाइप का करता हूँ। ठीक है। गर्ल्स लाइक यू। क्या बात है। हम लोग नाजरीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। हसन भी यहाँ पे है, म्यूज़िक इनका दरबूका भी है, यहाँ पर शेकर्स भी हैं। थोड़ा सा और गाना बजाना करेंगे, मगर ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे हसन दरबूका मौजूद हैं। हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे हसन ये बताएं कि आप सोलो दरबूका प्लेयर हैं, तो जब आप बहुत बड़े क्राउड्स को कॉन्सर्ट्स होते हैं, जब आप अकेले, मतलब यू आर द ओनली परफॉर्मर एंड आई एम अज्यूमिंग यू डोंट सिंग. No, I'm not singing. You don't sing, right? It's just the instrument and music and your audience. तो उनको कैसे आप उनको जो हैंडल करना ना बहुत मुश्किल काम है. Right. क्योंकि वो जो आपके 1500-2000 जो लोग हैं ना, उनको चाहिए एंटरटेनमेंट. उनको एंटरटेन करना है अपने स्टेज के ऊपर, उनको बोर नहीं करना. Of course. तो उनके जो ज़्यादा वो म्यूज़िक पसंद करते हैं, जो इंग्लिश म्यूज़िक होते हैं, हमारे अफ्रीकन म्यूज़िक होते हैं, और वो हिट म्यूज़िक. अच्छा. वो आपने उसके मैशअप्स बनाने खुद से. तो अभी भी आपको बाय द वे थाउजेंड्स ऑफ लोग देख रहे हैं हमारे शो के जरिए, तो एंटरटेन कीजिए. मुश्किल एंटरटेन होगी और ज़्यादा ही देख रहे होंगे फिर. बिल्कुल, ऑफ कोर्स. तो सोचो अगर आप, क्योंकि सबसे पहले जब इवेंट स्टार्ट होता है तो उनको हम प्ले करके बताते हैं कि भाई मैं खुद ही बजा रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड नहीं है. सही. वो मैं एक होता है म्यूजिक, आपने बेली डांस सुना होगा. बिल्कुल, ऑफ कोर्स. वो उसका जो अंग होता है ना, वो मैं आपको सुनाता हूँ. ठीक है. So good. By the way, इसके ऊपर आप ये जो हाथ फेर रहे थे दरबूका के ऊपर, इससे साउंड में कोई फर्क आता है? साउंड चेंज, इसके साउंड चेंज करने की जो है ना, वो बहुत सारी टेक्निक्स हैं. अच्छा, वो भी मैं आपको बता दूं. साउंड चेक जब उसका चेंज होता है, एक तो जो फर्स्ट आपका ये जो फिंगर होता है ना, ये यहाँ से अलग साउंड करेगा. इसका जो उसका ओरिजिनल साउंड है वो ये. ओह, फ्लैट हो जाता है थोड़ा. I see. और अगर इसको ज्यादा करना है आपने, तो फिर वो वाह, इसको म्यूट करना है तो ये म्यूट हो जाएगा. और इसी के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग गाना बजाना कंटिन्यू करेंगे. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट.
हसन, that was fabulous. और by the way, ये बहुत छोटा और बहुत हल्का है, मेरा बाजू रह गया है, मुझे ऐसा लगता है डोला बन गया है. This is hard. ऐसे ही है. बहुत it takes, you know, ये कितने 2 मिनट का ट्रैक था? 2-2.5 मिनट. ये 2 मिनट का इर्तुगरुल का ट्रैक ने मेरा डोला बना दिया. I have a डोला now. जब हम 1 या 1.25 घंटे का कॉन्सर्ट्स करते हैं, हाँ, तो उसके बीच में बस इतना ही गैप होता है, इतना क्लैप का गैप होता है बस. और मुझे बताएं कि हाथ शल हो जाते होंगे. आप मतलब एक्टिव हो जाता है इंसान बिल्कुल. यानी कि मतलब म्यूजिशियंस आई थिंक बहुत फिट होते हैं, हम लोग रियलाइज नहीं करते. थैंक यू सो मच हसन, आप आए, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया. आई होप आप लोगों ने आज का शो एंजॉय किया होगा. अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए. प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल, मास्क पहने, वैक्सीनेट कराएं. ये सब बातें हम लोग हर रोज़ ही करते हैं. मंडे को मुलाकात होगी आपके साथ एक नए शो के साथ. जाने से पहले मैंने ये सोचा है कि हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे. हसन से एक और परफॉर्मेंस, हसन की फिटनेस का हम लोग टेस्ट ले लेते हैं. एंजॉय योर वीकेंड गाइस.